असहमति देशभक्ति का उच्चतम रूप है। थॉमस जेफरसन का ये कथन मुझे लगता है आज की हमारी चर्चा के लिए काफी मौजू है। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसने हाल के सालों में अमेरिका में काफी कह सकते हैं हलचल मचाई है, एंटीफा आंदोलन। हाँ बिल्कुल। और इसकी तात्कालिक वजह बनी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो कार्यकारी आदेश, जिसमें उन्होंने इसे घरेलू आतंकवादी संगठन तक कह दिया था। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं, खास तौर पर इंडियन एक्सप्रेस में जो छपा है, उसके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये एंटीफा आखिर है क्या, इसकी बनावट कैसी है, विचारधारा क्या है और क्यों ये इतना विवादों में रहा है। और ये साफ कर दें कि हमारा मकसद, जैसा आपने कहा, स्रोतों के आधार पर एक संतुलित नजरिया पेश करना है, खासकर यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए और जो भी समसामयिक मामलों में रुचि रखते हैं उनके लिए। बिल्कुल, हम कोई साइड में गे रहे हैं, बस जो जानकारी उपलब्ध है उसे सामने रख रहे हैं। तो आज का मिशन है एंटीफा की पहेली को थोड़ा सुलझाना। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का वो आदेश, और उन्होंने चार्ली कर्क की हत्या के बाद सीधे सीधे एंटीफा और दूसरे वामपंथी समूहों पर उंगली उठाई थी, है ना? उन्होंने आरोप लगाया था कि ये समूह हिंसा भड़का रहे हैं। किर्क की हत्या के बाद तो उन्होंने काफी सख्त बयान दिए थे। लेकिन यहीं पर चीजें थोड़ी उलझ जाती हैं, क्योंकि हमारे स्रोत ये भी बताते हैं कि किर्क की हत्या को एंटीफा से जोड़ने का कोई पुख्ता सार्वजनिक सबूत नहीं मिला है। सही कहा। गोलीबारी क्यों हुई ये साफ नहीं हो पाया, और जिस पर आरोप था उसने भी जांच में कुछ खास सहयोग नहीं किया। इसके बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप ने एंटीफा को बीमार, खतरनाक, कट्टरपंथी, वामपंथी आपदा जैसा कहा। तो ये विरोधाभास ही हमें इस सवाल पर लाता है कि भाई ये एंटीफा आखिर है क्या चीज? सिर्फ नाम से तो लगता है एंटी फासिस्ट। हाँ, शाब्दिक अर्थ तो यही है, पर क्या ये कोई प्रॉपर संगठन है? यहीं पर कांग्रेस रिसर्च सर्विस यानी CRS की 2020 की एक रिपोर्ट काम आती है। हाँ, वो रिपोर्ट मैंने भी देखी है। उसमें तो साफ कहा गया है कि ये कोई एक संगठित समूह नहीं है, कोई हेडक्वार्टर, कोई लीडर, कोई चेन ऑफ कमांड, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल, CRS यही कहता है। तो फिर सवाल उठता है, ये है क्या? कई एक्सपर्ट्स, और इनमें पूर्व FBI डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे भी शामिल हैं, वो मानते हैं कि एंटीफा को एक संगठन की बजाय एक विचारधारा या एक आंदोलन समझना ज्यादा सही है। विचारधारा? कैसी विचारधारा? मूल रूप से फांसीवाद के खिलाफ, नस्लवाद के खिलाफ, और खास तौर पर श्वेत वर्चस्व यानी व्हाइट सुप्रीमेसी के खिलाफ। अच्छा, तो ये वर्गीकरण की ये विचारधारा है, संगठन नहीं। इसका कानूनी महत्व भी होगा, खासकर अमेरिका में? बहुत ज्यादा। अगर ये मुख्य रूप से एक विचारधारा है तो अमेरिकी संविधान का जो पहला संशोधन है, फर्स्ट अमेंडमेंट, जो बोलने की आजादी देता है, उसके तहत इसे कुछ हद तक संरक्षण मिल सकता है। किसी विचारधारा को आतंकवादी कहना किसी संगठन को कहने से कई ज्यादा पेचीदा मामला है, कानूनी तौर पर भी और दार्शनिक तौर पर भी। सही बात है। ये तो राज्य की ताकत और नागरिक की आजादी के बीच का तनाव दिखाता है। अच्छा, इसकी जड़ें कहाँ हैं? ये कोई नया कॉन्सेप्ट तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एंटीफा की सोच तो पुरानी है। 20वीं सदी के शुरुआत में यूरोप में जब फांसीवादी आंदोलन उठ रहे थे, उनके विरोध में ये पनपी थी। और अमेरिका में ये दोबारा कैसे और कब उभरी? देखिए, अमेरिका में भी फांसीवाद विरोधी एक्टिविज्म तो पहले से था, लेकिन 2016 का चुनाव जब डोनाल्ड ट्रंप जीते, उसके बाद इसमें काफी तेजी आई। अच्छा, ट्रंप के आने के बाद क्यों? कुछ लोग मानते हैं कि ये ट्रंप प्रशासन की नीतियों और उनकी बातों के प्रति सीधी प्रतिक्रिया थी। कई लोगों को उनकी बातें नस्लवादी या सत्तावादी लगती थी। फिर उधर ऑल्ट राइट जैसे दक्षिणपंथी समूहों का उभार भी हुआ, तो उसके जवाब में भी एंटीफा की गतिविधियां बढ़ीं। तो ठीक है, ये संगठित नहीं है, लेकिन फिर ये काम कैसे करते हैं? इनका तरीका क्या है? जैसा CRS ने कहा, ये विकेंद्रीकृत है, डिसेंट्रलाइज्ड, अलग अलग शहरों में अपने अपने लेवल पर काम करने वाले स्वतंत्र समूह। इनकी विचारधारा एक जैसी हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि आपस में कोऑर्डिनेट करें। रॉयटर्स और सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज CSIS की 2020 की रिपोर्ट में इस पर और जानकारी मिलती है। CSIS रिपोर्ट, उसमें क्या खास है? CSIS बताता है कि एंटीफा कार्यकर्ता अक्सर एफिनिटी ग्रुप्स में काम करते हैं। एफिनिटी ग्रुप्स ये क्या है? ये छोटे अनौपचारिक ग्रुप होते हैं, समझ लीजिए 3 से 8 लोगों के, जिन पर वो भरोसा करते हैं। प्रोटेस्ट वगैरह में ये एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, सेफ्टी देखते हैं, कभी कभी मिलकर कोई एक्शन भी प्लान करते हैं। और ये आपस में बात कैसे करते हैं? अक्सर एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप इस्तेमाल करते हैं,
जैसे सिग्नल या टेलीग्राम। इससे बाहर वालों के लिए इन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। और इनकी कार्य प्रणाली का एक और अहम पहलू है डायरेक्ट एक्शन में विश्वास। इसका क्या मतलब है असल में? डायरेक्ट एक्शन का मतलब है कि ये लोग बदलाव लाने के लिए सिर्फ चुनावों या लॉबिंग जैसे पारंपरिक तरीकों पर निर्भर नहीं रहते। ये सीधे हस्तक्षेप करने में यकीन रखते हैं। सीधे हस्तक्षेप जैसे? ये कई तरह का हो सकता है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी हो सकते हैं, मार्च, रैलियां। लेकिन ये कभी-कभी टकराव वाला रूप भी ले सकता है। टकराव वाला मतलब हिंसा? कुछ एंटीफा समर्थक मानते हैं कि फाशीवादी या नस्लवादी विचारों को पब्लिक में जगह ही नहीं मिलनी चाहिए, तो वो ऐसे समूहों के भाषण या रैली को रोकने की कोशिश कर सकते हैं। और हाँ, कुछ मामलों में डायरेक्ट एक्शन में संपत्ति को नुकसान पहुंचाना भी शामिल हो सकता है, जैसे खिड़कियां तोड़ना या कभी-कभी पुलिस की गाड़ियों में आग लगाना। CSIS रिपोर्ट में यह भी जिक्र है कि प्रोटेस्ट के दौरान कार्यकर्ता अक्सर काले कपड़े पहनते हैं और चेहरे ढक लेते हैं। इसे ब्लैक ब्लॉक टैक्टिक कहते हैं। ब्लैक ब्लॉक ये क्या है, थोड़ा और समझाएंगे? जरूर। ब्लैक ब्लॉक कोई संगठन नहीं है, ये विरोध करने का एक तरीका है, एक रणनीति है। इसमें प्रदर्शनकारी एक जैसे काले कपड़े पहनते हैं और चेहरे ढक लेते हैं, मास्क से, नकाब से या हेलमेट से। ऐसा क्यों करते हैं? इसके कई कारण बताए जाते हैं। एक तो पहचान छुपाने के लिए, ताकि पुलिस उन्हें आसानी से टारगेट ना कर सके जी। दूसरा, ये एकजुटता दिखाता है। और तीसरा, ये एक तरह का डराने वाला प्रभाव भी पैदा कर सकता है। लेकिन इसकी आलोचना भी होती है। किस बात पर आलोचना होती है? आलोचना इस बात पर होती है कि इससे भीड़ में शामिल लोग गैर जिम्मेदार हो सकते हैं, और अगर कोई हिंसा या तोड़फोड़ करता है तो उसकी पहचान मुश्किल हो जाती है। ये एक तरह से अराजकता को बढ़ावा दे सकता है। और इनकी गतिविधियां सिर्फ सड़कों पर ही होती हैं या ऑनलाइन भी कुछ करते हैं? नहीं, ऑनलाइन भी काफी एक्टिव हैं। ये दक्षिणपंथी और चरमपंथी समूहों की ऑनलाइन हरकतों पर नजर रखते हैं, कभी कभी उनकी प्लानिंग का खुलासा करते हैं, और एक और चीज करते हैं जिसे डॉक्सिंग कहते हैं। डॉक्सिंग ये क्या होता है? डॉक्सिंग का मतलब है किसी व्यक्ति की निजी जानकारी जैसे नाम, पता, नौकरी की जगह बिना उसकी इजाजत के ऑनलाइन पब्लिक कर देना। अरे ये तो खतरनाक हो सकता है। हाँ, ये बहुत विवादास्पद है। एंटीफा समर्थक कहते हैं कि वो ऐसा चरमपंथियों को बेनकाब करने और उन्हें जवाबदेह ठहराने के लिए करते हैं। लेकिन आलोचक कहते हैं कि ये प्राइवेसी का उल्लंघन है, इससे उत्पीड़न बढ़ता है और कई बार गलत पहचान की वजह से बेगुनाह लोग भी फंस सकते हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए एंटीफा की कानूनी स्थिति क्या है अभी अमेरिका में? क्या वाकई इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है? नहीं, ये बहुत जरूरी बात है। ट्रंप प्रशासन ने बार बार कहा, कोशिश भी की, लेकिन अमेरिका की किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने एंटीफा को आधिकारिक तौर पर घरेलू आतंकवादी संगठन का दर्जा नहीं दिया है। अच्छा, FBI वगैरह ने भी नहीं? नहीं, FBI और दूसरी एजेंसियां उन व्यक्तियों की जांच करती हैं जो हिंसा करते हैं, भले ही वो खुद को एंटीफा से जुड़ा बताएं, लेकिन उन्होंने पूरे आंदोलन को आतंकवादी संगठन नहीं माना है। FBI डायरेक्टर रे ने भी यही कहा कि वो इसे एक आंदोलन या विचारधारा की तरह देखते हैं, संगठन की तरह नहीं। वो अलग अलग व्यक्तियों के हिंसक कामों पर फोकस करते हैं, उनकी विचारधारा चाहे जो भी हो। तो मतलब सरकार की बातों और जमीनी एजेंसियों के आकलन में फर्क नजर आता है। लेकिन क्या इस आंदोलन से जुड़ी कोई ऐसी गंभीर हिंसक घटनाएं हुई हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता? हाँ, दुर्भाग्य से हुई हैं। सबसे चर्चित मामला शायद अगस्त 2020 में पोर्टलैंड, ओरेगन का है। पोर्टलैंड? हाँ। वहां क्या हुआ था? उस समय पोर्टलैंड में नस्ली न्याय और पुलिस बर्बरता के खिलाफ महीनों से बड़े प्रदर्शन चल रहे थे। अक्सर एंटीफा समर्थकों और दक्षिणपंथी समूहों में टकराव होता था। उसी माहौल में माइकल रेनोहिल नाम के एक व्यक्ति ने, जो खुद को एंटीफा समर्थक बताता था, हारून जे डैनियलसन नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। डैनियलसन पैट्रियट प्रेयर नाम के एक दक्षिणपंथी समूह से जुड़ा था। और फिर रेनोहिल का क्या हुआ? वो मौके से भाग गया था, लेकिन कुछ दिन बाद जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने गई तो गोलीबारी हुई और रेनोहिल मारा गया। इस घटना ने एंटीफा से जुड़ी हिंसा पर बहस को और तेज कर दिया था। और हाल फिलहाल में भी कुछ हुआ है? हाँ, एक और मामला अभी हाल का है, सैन डिएगो में। इसी साल एक जूरी ने 2 लोगों को दंगा करने की साजिश का दोषी पाया। ये मामला 2021 के एक प्रोटेस्ट से जुड़ा था, जहां झड़पें हुई थीं। प्रोसिक्यूशन का कहना था कि ये दोनों एंटीफा सदस्य थे और उन्होंने जानबूझकर दक्षिणपंथी प्रदर्शनकारियों से भिड़ने की योजना बनाई थी। यह केस दिलचस्प है। ये दिखाता है कि कैसे प्रोसिक्यूटर व्यक्तिगत कामों को एक बड़ी विचारधारा से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये एक बुनियादी सवाल भी खड़ा करता है। कौन सा सवाल?
यही कि जब कोई औपचारिक सदस्यता या लीडरशिप ही नहीं है, तो ऐसे बिखरे हुए आंदोलन में जवाबदेही कैसे तय हो? अगर कोई खुद को एंटीफा समर्थक कहकर हिंसा करता है, तो क्या ये पूरे आंदोलन की सोच है या बस उस एक व्यक्ति का काम? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कानून बनाने वालों के लिए, पुलिस के लिए और समाज के लिए भी। एक तरफ तो ये जरूरी है कि जो लोग अपराध करें उन्हें सजा मिले। हाँ, दूसरी तरफ किसी पूरी विचारधारा या आंदोलन को सिर्फ इसलिए अपराधी मान लेना कि उसके कुछ समर्थक हिंसा कर रहे हैं, ये बोलने की और संगठन बनाने की आजादी के लिए खतरनाक हो सकता है। ये वही बात है, विचारधारा और संगठित एक्शन की बीच की धुंधली रेखा। यहाँ एक बार फिर ये दोहराना जरूरी है कि हम सिर्फ उपलब्ध जानकारी, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस की कवरेज भी शामिल है, उसका विश्लेषण कर रहे हैं। हमारा इरादा सिर्फ तथ्यों को सामने रखना है ताकि सुनने वाले अपनी समझ बना सकें। बिल्कुल, और यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए तो ये केस स्टडी कई जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझने का मौका देती है। अगर हम इसे बड़े दायरे में देखें, इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो ये विश्लेषण इंटरनल सिक्योरिटी, पॉलिटी, यहां तक कि एथिक्स के लिए भी काम का है। इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से कैसे? देखिए, इंटरनल सिक्योरिटी के सिलेबस में एक टॉपिक है राज्य और गैर राज्यकर्ताओं द्वारा चुनौतियां। एंटीफा जैसे विकेंद्रीकृत विचारधारा पर आधारित आंदोलन पारंपरिक सुरक्षा खतरों से अलग तरह की चुनौतियां हैं। इन्हें ट्रैक करना, परिभाषित करना, इनसे निपटना मुश्किल हो सकता है। ये घरेलू अतिवाद यानी डोमेस्टिक एक्सट्रीमिज्म के बदलते रूप को भी दिखाता है। और पॉलिटी के नजरिए से? या तो कई बातें हैं। पहला, बोलने की आजादी, अनुच्छेद 19 बनाम सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की राज्य की जिम्मेदारी। एंटीफा के कुछ एक्शंस जैसे प्रदर्शन रोकना या डॉक्सिंग इस संतुलन पर सवाल उठाते हैं। दूसरा, संगठन बनाम विचारधारा का कानूनी फर्क। किसी समूह को गैरकानूनी या आतंकवादी घोषित करने की प्रक्रिया क्या है? इसके संवैधानिक पहलू क्या हैं? जैसे भारत में भी यूएपीए कानून को लेकर बहस होती है। तीसरा, संगठन बनाने की आजादी का अधिकार। सही कहा, और एथिक्स के पेपर से भी जुड़ता है ये। हाँ बिल्कुल। क्या लक्ष्य जैसे फाशिज्म का विरोध साधनों जैसे हिंसा या डॉक्सिंग को सही ठहरा सकता है? डायरेक्ट एक्शन कितना नैतिक है? विरोध करने के नैतिक तरीके क्या हो सकते हैं? ये सारे सवाल जीएस पेपर 4 के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात क्या निकलती है? हमने देखा कि एंटीफा एक काफी जटिल, कई परतों वाला मामला है। ये फांसीवाद विरोधी जड़ों वाला एक विकेंद्रीकृत आंदोलन या विचारधारा है जिसका कोई स्पष्ट ढांचा या नेतृत्व नहीं है। हमने ये भी समझा कि अमेरिकी सरकार, खासकर ट्रंप प्रशासन, ने इसे आतंकवादी संगठन बनाने की कोशिश की, जो काफी विवादित रही। और ये कोशिशें कानून प्रवर्तन एजेंसियों के आकलन से मेल नहीं खाती, जिन्होंने इसे सीधे तौर पर किसी आतंकी घटना से नहीं जोड़ा है। उनके काम करने के तरीकों में डायरेक्ट एक्शन शामिल है, जो शांतिपूर्ण विरोध से लेकर संपत्ति के नुकसान और ब्लैक ब्लॉक जैसी रणनीतियों तक जा सकता है। ऑनलाइन एक्टिविज्म, जिसमें डॉक्सिंग भी है, वो भी अहम है। और हाँ, ये भी सच है कि भले ही पूरे आंदोलन को आतंकवादी घटनाओं से न जोड़ा गया हो, लेकिन कुछ व्यक्ति जो खुद को एंटीफा समर्थक बताते थे, वो गंभीर हिंसक घटनाओं में शामिल रहे हैं, जैसे पोर्टलैंड और सैन डिएगो के मामले। ये घटनाएं जवाबदेही और विचारधारा बनाम एक्शन के मुश्किल सवाल खड़े करती हैं। सही में ये एक ऐसी तस्वीर पेश करता है जहां लेबल लगाना तो आसान है, पर समझना कहीं ज्यादा मुश्किल। बिल्कुल। और यहीं से आज का हमारा आखिरी विचारोत्तेजक सवाल निकलता है। श्रोता इस पर सोच सकते हैं। एक लोकतांत्रिक समाज में राज्य को एंटीफा जैसे बिखरे हुए वैचारिक आंदोलनों से कैसे निपटना चाहिए, खासकर तब जब पारंपरिक परिभाषाएं लागू नहीं होती और आंदोलन के भीतर शांतिपूर्ण कार्यकर्ताओं और हिंसक लोगों में फर्क करना मुश्किल हो सकता है। आजादी और सुरक्षा के बीच सही संतुलन कैसे बने? ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर लगातार सोचने की जरूरत है। इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको एंटीफा आंदोलन की पेचीदगियों को समझने में कुछ मदद मिली होगी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो और आप यूपीएससी या दूसरे समसामयिक विषयों पर ऐसी ही चर्चाएं सुनना चाहते हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कोई सवाल हैं या आप किसी और विषय पर चर्चा चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक जानकारी हासिल करते रहें और सवाल पूछते रहें। अलविदा। धन्यवाद।